नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम अध्याय नंबर 13 जो क्लास 6 का अध्याय है और इस अध्याय में आज का चैप्टर का जो नाम है वो है कार्य का महत्व। कार्य का महत्व ये चैप्टर जो है अर्थशास्त्र विषय से है, इकोनॉमिक्स। मतलब आज से हम लोग इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आज का कथन देखते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हों उससे बाहर कुछ ना सोचें, उसे पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। इस कथन के माध्यम से वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब आप कोई काम कर रहे हों तो उससे बाहर कुछ ना सोचें, आपका पूरा ध्यान उस काम के लिए केंद्रित हो। उसमें आप ऐसे तन्मय हो जाइए जैसे आपको लगे कि उससे ज़रूरी हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। उसे पूजा की तरह करना चाहिए और अपना पूरा जीवन उस काम के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ये कथन है स्वामी विवेकानंद की। अब देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न पहला, लोग विभिन्न प्रकार की किन किन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। लोग जो होते हैं वो किन किन कार्यों में सम्मिलित होते हैं, अपने दैनिक जीवन में वो किन किन गतिविधियों में क्या क्या गतिविधियां वो करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उस बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। प्रश्न दूसरा, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व, क्या योगदान है, और ये जो कार्य हैं, ये जो गतिविधियां हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा में क्या योगदान है। चलिए शुरू करते हैं। अनु और कबीर पार्क में खेल रहे थे। अनु कोई लड़की है और कबीर कोई लड़का, ये दोनों पार्क में खेल रहे थे। तभी उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली गीता मौसी को टैक्सी से उतरते हुए देखा। वह अपनी नौकरी से घर वापस आ रही थी और अपनी यूनिफॉर्म में थी। वह भारतीय वायुसेना में पायलट विमान चालक का कार्य करती हैं और पूरा कस्बा उन पर गर्व करता है। अनु और जो कबीर हैं, यहाँ पे दो पात्र हैं जो पार्क में खेल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक कार से या एक टैक्सी से एक लेडीज उतरी, औरत उतरी जो उसके पड़ोस की थी, और वो गीता थी। उनका नाम गीता था, जिसे वो लोग गीता मौसी कहते थे। गीता मौसी उन्हें रिश्ते में लगते होंगे। वो जो गीता थी वो वापस आ रही थी अपनी नौकरी से, घर वापस आ रही थी और यूनिफॉर्म में थी। ये जो यूनिफॉर्म वो पहनी थी वो भारतीय वायुसेना में पायलट का जॉब करती थी, जिसे हम हिंदी में विमान चालक कहते थे, और उसी का यूनिफॉर्म वो पहनती थी। और चूंकि वो भारतीय वायुसेना में काम करती थी, इसलिए पूरा कस्बा जो था उनका, वो इन पर गर्व करता था। किन पर? गीता मौसी पर। कबीर, गीता मौसी की पोशाक काफ़ी कुछ उस पोशाक की तरह लग रही है जैसी कल मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी, परंतु उसका रंग अलग है। अनु कहती है कबीर से कि कबीर, जैसा गीता माँ जो है जो पोशाक पहनी है, वैसी ही पोशाक मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी, लेकिन उसका थोड़ा रंग अलग था। अनु कबीर से कहती है। अब कबीर कहता है, मेरे दादाजी की पोशाक हैंगर पर लटकी हुई है। वह सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब वे अपना समय आसपास के बच्चों को निःशुल्क भूगोल पढ़ाने में, हमारे सब्जी उद्यान में काम करने में और घर के अन्य काम करने में व्यतीत करते हैं। अब कबीर कहता है, जो यूनिफॉर्म तुमने देखा था हैंगर में लटका हुआ, वो मेरे दादाजी का यूनिफॉर्म था, और उसका रंग इसलिए अलग था क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म है वो BSF का है, भारतीय शायद देखते हैं इसमें BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल का नौकरी हमारे दादाजी करते थे, उसी का यूनिफॉर्म हैंगर पर लटका हुआ था। और अब वो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब वो जो है समय जो बिताते हैं अपने रोज़ दिनचर्या में, वो अपने आसपास के जो बच्चे होते हैं उसको फ्री में भूगोल पढ़ाते हैं निःशुल्क। और हमारा जो सब्जी उद्यान है
उसमें वो काम करते हैं और घर के अन्य कार्य में व्यतीत करते हैं, जैसे शॉपिंग करना और इस तरह के अन्य कार्य में। ये कहना था कबीर का। अब अनु कहती है, मेरे माता पिता दुकान चलाते हैं जिसमें कई तरह की वेशभूषा और सिले हुए वस्त्रों की बिक्री की जाती है। अपा सुबह चले जाते हैं और माँ हमारे विद्यालय जाने के बाद दुकान में सहयोग करती है। अब अनु कहती है कि मेरे जो माता पिता हैं वो दुकान चलाते हैं जिसमें कई तरह की वेशभूषा और सिले हुए वस्त्रों की बिक्री करते हैं, जिसमें वो सिले हुए कपड़ों की बिक्री करते हैं और बहुत तरह के वेशभूषा की कपड़े जो होती हैं और उसको वो बेचते हैं। और जो अप्पा हैं सुबह चले जाते हैं, अप्पा सुबह चले जाते हैं और माँ हमारे विद्यालय जाने के बाद दुकान में उनका सहयोग करती है। और माँ जो है वो हम जब विद्यालय चले जाते हैं उसके बाद वो दुकान जाती है और अप्पा का सहयोग करती है। ऐसा इसलिए कह रही होगी क्योंकि वो जब तक अनु घर में रह रही होगी तब तक वो अनु को ड्रेसिंग करने में, उनका देखभाल करने में समय व्यतीत करती होगी, और जब उसको स्कूल भेज देती होगी उसके बाद वो अप्पा का जो है सो सहयोग करती होगी। दूसरा कहती है अनु और कहती है, सामान्यतः माँ हमारे विद्यालय से आने से पहले घर आ जाती है। वह एक स्वैच्छिक समूह के साथ भी कार्य करती हैं जहाँ महिलाओं को बुनाई सिखाई जाती है। और अनु कहती है कि जब हम विद्यालय आ जाते हैं तो माँ दुकान से फिर घर चली आती है, और घर आने के बाद जो माँ हमारी है वो एक स्वैच्छिक समूह में भी काम करती है जहाँ पे वो बुनाई, जहाँ पे महिलाओं को बुनाई सिखाई जाती है। क्या तुम्हें मेरे बड़े भाई रोहन स्मरण है? और फिर कहती है कि क्या तुम्हें मेरे जो बड़े भाई हैं वो याद हैं? तुम उनसे मिले थे जब वह मुझे विद्यालय लेने आए थे। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। वह सप्ताह के अंत में पास के एक महाविद्यालय में युवा विकास कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को स्वेच्छा से कंप्यूटर से संबंधित कौशल भी सिखाते हैं। और अनु का एक भाई भी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और अपने कार्य करने के बाद वो जो है सो नज़दीक के एक विद्यालय में स्वेच्छा से कंप्यूटर संबंधित कौशल भी सिखाते हैं बच्चों को। अब कबीर कहता है, क्या बात है अनु, हमारे आसपास के लोग कितने प्रकार के कार्य करते हैं। अब ये सारी बात सुनकर कबीर के मन में एक सवाल आया कि क्या बात है अनु, हमारे आसपास के लोग कितने प्रकार के कार्य करते हैं। मतलब बहुत ऐसा काम है जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। यहाँ पे कबीर और अनु के पात्र के माध्यम से ये बताया गया है कि बहुत सारा हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसे काम हैं जो लोग अपने अपने काम में दिन व्यतीत करते हैं। जैसे कि अनु के जो माता थी वो घर की भी काम करती थी, बाद में वो सिलाई और बुनाई का काम भी करती थी। उनके जो पिता थे, अप्पा थे, वो दुकानदारी में काम करते थे। और अनु के जो भाई थे वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कितनी प्रकार की ये गतिविधियां हैं, काम हैं। कबीर के दादाजी जो थे वो सेवानिवृत्त थे, उसके बारे में कबीर बताया है। और सेवानिवृत्त होने के बाद वो घर का काम भी करते हैं, जैसे शॉपिंग वगैरह। वो अपने सब्जियों का जो उद्यान है उसमें भी काम करते हैं, और स्वेच्छा से भूगोल भी पढ़ाते हैं निःशुल्क अगल बगल के बच्चों को। उपरोक्त विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दो समूहों या श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। ऊपर जो भी अनु और कबीर के द्वारा गतिविधियां बताई गई हैं उसको दो समूह या दो श्रेणियों में हम लोग बांट सकते हैं, जिसमें से पहला है आर्थिक गतिविधि और दूसरा है गैर आर्थिक गतिविधि। अब हम देखते हैं कि आर्थिक गतिविधि क्या है। आर्थिक गतिविधि वे हैं जिनमें अर्थ, द्रव्य, मुद्रा सम्मिलित होता है, अथवा जिन्हें अर्थोपार्जन के लिए किया जाता है, अथवा जो सम्मिलित पक्षों के लिए वस्तु के नकद मूल्य से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए व्यापारी बाजार में स्कूल बैग बेचते हैं, किसान अपनी उपज बाजार में बेचते हैं, वकील अभियोजन का शुल्क लेते हैं, ट्रक चालक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर ले जाते हैं, और श्रमिक कार बनाने
श्रमिक जो हैं सो कार बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं इत्यादि। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि वो होता है जिसमें मुद्रा सम्मिलित हो। मुद्रा अर्थ यानी कि पैसा, यहाँ पे पैसा की बात किया गया है, कीमत का बात। वो गतिविधि जिसमें मुद्रा या अर्थ जो होता है, पैसा होता है, वो शामिल होता है। और वो जो गतिविधि की जाती है वो आर्थिक अर्थोपार्जन के लिए यानी कि पैसा कमाने के लिए, अगर सिंपल भाषा में बोलें तो, अथवा जो सम्मिलित पक्षों के लिए वस्तु के नगद मूल्य से संबंधित होती है। और कुछ भी वस्तु होता है उसका नगद मूल्य से ये चीज़ संबंधित होती है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे व्यापार बाजार में स्कूल बैग बेचते हैं। व्यापारी जो होते हैं वो बाजार में स्कूल बैग बेचते हैं और उस स्कूल बैग के बदले वो मूल्य लेते हैं, कुछ कीमत नगद मूल्य लेते हैं। किसान जो है अपनी उपज बाजार में बेचते हैं, उसका भी कुछ मूल्य लेते हैं, पैसा लेते हैं। वकील सुनवाई करता है, उसका भी कुछ शुल्क लेता है। ट्रक चालक अगर किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है तो उसका वो शुल्क लेता है। शुल्क नहीं, वो कहिए कि वेतन लेता है। श्रमिक जो होता है, जो मजदूर होते हैं, वो कारखानों में काम करते हैं और वो सारे उसके बदले पैसे लेते हैं। यहाँ पे दिया है बाजार। बाजार क्या है? बाजार वह स्थान जहाँ व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के बदले अन्य वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, किंतु अधिकांशतः बाज़ारों में इनका लेन देन धनराशि के लिए किया जाता है। बाज़ार वह जगह होता है जहाँ पे लोग जो वस्तुओं का लेन देन करते हैं, आदान प्रदान, या इसे विनिमय भी कहा जा सकता है। एक वस्तु देते हैं और दूसरा वस्तु लेते हैं, लेन देन करते हैं एक प्रकार से। इसमें वस्तु भी हो सकता है और सेवा भी हो सकता है, जैसे कि सर्विस, पढ़ाना हो गया, कोई काम करना हो गया, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन बाज़ार में जो सो अधिकांश क्या होता है, धनराशि के लिए सारी गतिविधि या काम किया जाता है। अब देखते हैं शुल्क क्या है। किसी व्यावसायिक परामर्श या सेवाओं के लिए एक व्यक्ति या संगठन को किया गया भुगतान, उदाहरण के लिए एक चिकित्सक या वकील को दिया गया शुल्क। यहाँ पे किसी शुल्क का मतलब होता है किसी व्यावसायिक परामर्श, मतलब कोई भी परामर्श के लिए, जैसे कि कोई भी अगर वकील हो, वो सुनवाई करता है तो उसे जो दिया जाता है पैसा, उसे हम लोग शुल्क कहते हैं। कोई सेवा के लिए, अगर कोई डॉक्टर है वो अगर परामर्श करता हो या कोई दवाएं लिखती हो तो उसके बदले वो शुल्क लेता है। कुल मिलाकर कोई भी सर्विस के लिए अगर किसी को भुगतान किया जाता है तो उसे शुल्क कहते हैं। अब देखते हैं गैर आर्थिक गतिविधियां क्या हैं। गैर आर्थिक गतिविधियां, गैर आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें आय अथवा संपत्ति अर्जित नहीं होती है, बल्कि इन्हें कृतज्ञता, स्नेह, सेवा और आदर जैसी अनुभूतियों के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए अभिभावकों द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाना या बच्चों की उनके विद्यालय के कार्य में सहायता करना, युवाओं द्वारा दादा दादी, नाना नानी आदि की सेवा करना, परिवार के सदस्यों द्वारा घर के नवीनीकरण में सहायता करना। अब देखते हैं गैर आर्थिक गतिविधि क्या है। यहाँ कहा गया है कि गैर आर्थिक गतिविधि वो होती है जिससे संपत्ति अर्जित नहीं किया जाता है, जो पैसों के लिए नहीं किया जाता है, जो वेतन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कृतज्ञता, स्नेह यानी कि प्यार, सेवा और आदर जैसे अनुभूतियों, आदर जैसे भावना और उसके अनुभव के लिए ये काम किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अनु थी, अनु की माँ, जब तक अनु घर में रहती थी तो अनु जो है वो उनके लिए भोजन बनाती होगी, उनके लिए सहयोग करती होगी, स्कूल जाने के लिए, विद्यालय से संबंधित जाने के लिए जितने कार्य होगी उसमें जो है अनु की माँ अनु को सहयोग करती होगी। तो वो किस लिए करती है? वो पैसे के लिए नहीं करती है, चूँकि वो स्नेह, सेवा और आदर जैसी भावनाओं के लिए करती है। तो इसी को गैर आर्थिक गतिविधियाँ कहा गया है। नीचे कुछ और उदाहरण है,
जैसे कि युवा द्वारा दादा दादी, जो युवा होते हैं घर के सदस्य में, वो अपने दादा दादी, नाना नानी आदि की सेवा किस लिए करते हैं? वही आदर और स्नेह की भावना के लिए। परिवार के सदस्यों द्वारा घर के नवीनीकरण, घर का जो नवीनीकरण होता है सब परिवार के सभी सदस्यों जो करते हैं, वो भी पैसों के लिए नहीं, वो आर्थिक उपार्जन के लिए नहीं, बल्कि वो भावना के लिए करते हैं। स्नेह की भावना, सेवा का भावना की अनुभूति होती है, इसलिए करते हैं। यहाँ पे कुछ गैर आर्थिक गतिविधियों का चित्र दिया गया है, जिसमें बाजार में एक व्यापारी स्कूल बैग की बिक्री करते हुए, ये चित्र है। बाजार में अपनी उपज बेचते हुए किसान, ये चित्र है। केस पर बहस करती हुई वकील, ये चित्र है। ट्रक चालक एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाते हुए, ये चित्र। मोटर गाड़ी के कारखाने में एक श्रमिक, ये चित्र है। इसे ही आर्थिक गतिविधि कहते हैं। ये जो चित्र है वो आर्थिक गतिविधि की चित्र है। और ये जो चित्र दिया गया है यह है गैर आर्थिक गतिविधि, जैसे कि परिवार के लिए भोजन बनाते हुए अभिभावक, ये चित्र में है। बच्चों को उनके विद्यालय के कार्य में सहायता करती माँ, ये चित्र है। यह है गैर आर्थिक गतिविधियाँ। अनु और कबीर की कहानी में गीता मौसी, जो वायुसेना में विमान चालक हैं, उनको वेतन मिलता है। वह देश की सेवा करती हैं और यह एक आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित है। अनु का भाई रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करता है, कंपनी में काम करता है, और उसे भी इस कार्य के लिए वेतन मिलता है। सप्ताह के अंत में वह पास के महाविद्यालय के युवा विकास कार्यक्रम में स्वेच्छा से काम करता है। यहाँ वह युवा विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधित कौशल सिखाता है, जो एक गैर आर्थिक गतिविधि है। यहाँ पे कहा गया जो है, अनु और कबीर की जो कहानी दिया गया था, उसमें जो गीता मौसी थी वो एक विमान चालक थी, कोई देश के लिए, वो देश के सेवा में थी, जिसके लिए वो वेतन लेती थी, और इसलिए वह एक आर्थिक गतिविधि था। रोहन जो था, अनु का जो भाई था रोहन, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करता था और इसके एवज में उसको वेतन मिलता था, इसलिए वो भी कार्य जो है वो एक आर्थिक गतिविधि है। लेकिन रोहन आर्थिक गतिविधि करने के बाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करने के बाद, वो नज़दीक के विद्यालय में युवा विद्यार्थियों को निःशुल्क कंप्यूटर सिखाता है, और ये एक गैर आर्थिक गतिविधि है, चूँकि वो निःशुल्क करता है। तो इस बात से अब हमें ये समझ में आता है कि जो काम पैसों के लिए किया जाता है, वेतन के लिए किया जाता है, आर्थिक उपार्जन के लिए किया जाता है, वो कार्य जो होता है, वो जो गतिविधि होती है, वो आर्थिक गतिविधियाँ होती है। और जो स्नेह भावना, सेवा की भावना से काम किया जाता है, जिसके लिए कोई आर्थिक उपार्जन का भाव नहीं रहता है, ना कोई वेतन के लिए किया जाता है, तो वो जो गतिविधियाँ होती है वो गैर आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। अब देखते हैं आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। आर्थिक गतिविधियों के प्रकार क्या हैं? आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। काव्या अपनी चाची के घर कमलापुर गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। कोई काव्या है जो अपने चाची के घर, एक गांव है कमलापुर, वहां जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थी, खुश थी। रास्ते में उसने देखा कि गांव के पास एक राजमार्ग हाईवे बनाया जा रहा था और निर्माण स्थल पर बहुत चहल पहल थी। वहां तकनीशियन खोदने वाली बुलडोजर जैसी मशीनें चला रहे थे। रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि वहां पे एक हाईवे का निर्माण हो रहा था और वहां पे तकनीशियन जो थे वो ज़मीन खोदने में लगे हुए थे, स्थल को खोदने में, और वहां पे बुलडोजर लगा हुआ था, मशीनें लगी हुई थे। इस राजमार्ग के बनने से अब निकट के नगर तक जाने का समय 5 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगा। काव्या ने सोचा कि जब यह राजमार्ग बन जाएगा तो वह अपनी चाची के घर बार बार जा सकेगी। फिर प्रसन्न होकर काव्या अपनी चाची को बधाई देने और उनके द्वारा बनाई हुई स्वादिष्ट जलेबी खाने चल पड़ी। काव्या के चाचा उसी समय काम से लौटे थे। वह निर्माण कंपनी में तकनीशियन हैं और बुलडोजर चलाते हैं। उन्हें अपनी सेवाओं के लिए बदले प्रतिमाह वेतन मिलता है। अगले दिन काव्या की चाची सुबह उठी और अपना घरेलू काम निपटाने के बाद काम पर चली गई। वह अपने गांव के डॉक्टर में कार्यरत हैं और उन्हें प्रतिमाह वेतन मिलता है।
कार्यालय के बाद वह शाम को ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं जिसमें वह विद्यार्थियों को विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कराते हैं। वह इन कक्षाओं के लिए साप्ताहिक शुल्क लेते हैं। सप्ताह के अंत में काव्या अपनी चाची के साथ स्वादिष्ट आम खाने के लिए आम बगीचे में गई। वहाँ उसे खेत में काम करने वाला एक श्रमिक साहिल मिला जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था। इस कार्य के लिए उसे दैनिक मजदूरी के बदले कुछ धनराशि मिलती है और शेष भुगतान आमों के रूप में मिलता है। इस कार्य के लिए आम के रूप में जो भुगतान हुआ उसे वस्तु के रूप में भुगतान कहा जाता है। इसमें कुछ गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण दिए गए हैं। उसमें से एक जो श्रमिक है साहिल, वो अपना खेत में ट्रैक्टर चलाता है, उसके बदले उसे धनराशि मजदूरी के तौर पे दिया जाता है, दैनिक मजदूरी, और उसे कुछ आम भी दिए जाते हैं मजदूरी के तौर पर। और जो आम उसे दिए जाते हैं उसे वस्तु के रूप में भुगतान कहते हैं। एक तो पैसों के रूप में भुगतान होता है, अगर वस्तु के रूप में भुगतान दिया जाता है तो भी एक वेतन हो सकता है, वो आर्थिक गतिविधियां के अंडर ही आती है। मजदूरी क्या है? एक विशिष्ट समय अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा श्रमिक को किया गया भुगतान। मजदूरी वह है जो एक विशिष्ट समय के लिए कोई भी काम किया जाता है श्रमिक द्वारा, कोई श्रमिक द्वारा, तो उस श्रमिक का जो मालिक होता है, जो नियोक्ता होता है, वो उसे कुछ मजदूरी पैसों का भुगतान करता है, जिसे वो मजदूरी कहते हैं। वस्तु के रूप में भुगतान क्या होता है? किए गए कार्य के लिए प्राप्त किया गया गैर मौद्रिक भुगतान। जो पैसों के अलावा जो कुछ भी दिया जाता है उसे वस्तु के रूप में भुगतान कहा जाता है। जैसा कि हम समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियां वे होती हैं जिनमें मौद्रिक मूल्य सम्मिलित हैं। आर्थिक गतिविधियों से किसी वस्तु के रूपों में रूपांतरण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर उसके मूल्य में वृद्धि होती है। इसे मूल्यवर्धन कहते हैं। जैसा कि हम समझते हैं आर्थिक गतिविधियां जो की जाती है उसमें मौद्रिक या तो मूल्य सम्मिलित होता है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों से अगर कोई भी आर्थिक गतिविधि किया जाता है उसमें से कोई भी वस्तु का रूप में रूपांतरण होता है, यानी कि बदलाव होता है, और उससे उसके मूल्य में वृद्धि होती है, जिसे मूल्य संवर्धन कहते हैं। नीचे एक उदाहरण है, उससे समझते हैं। आइए काव्या के पिता राजेश के उदाहरण से इसे समझें। राजेश एक बढ़ई है जो विभिन्न प्रकार की लकड़ी के फर्नीचर को बनाने के लिए समीप के बाजार से 600 रुपये की लकड़ी खरीदते हैं। राजेश एक बढ़ई है, ठीक है। वो जो है सो फर्नीचर बनाने के लिए, जैसे कुर्सी टेबल वगैरह बनाने के लिए समीप से के बाजार से 600 रुपये लकड़ी खरीदता है। कितना में? 600 रुपया में। अब वे लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए शेष विशेष प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता है, और वो लकड़ी से फर्नीचर बनाने के लिए बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करता है। और राजेश बाजार में प्रत्येक कुर्सी को 1000 में बेचता है, और वही लकड़ी से बनाए हुए कुर्सी को वो 1000 रुपये में बेचता है। अब देखते हैं, कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी की लागत 600 है, तो शेष राशि 400, 1000 माइनस 600 किसके लिए है? यानी कि लकड़ी बनाने में कुल खर्च कितना हुआ? 600, चूँकि वो 600 का लकड़ी खरीदा। लेकिन यहाँ जो शेष राशि 400 है वो किसके लिए है? यह राजेश के कौशल के लिए है। राजेश ने जो कौशल दिखाया वो उसके लिए 400 उसे मूल्य के रूप में मिलेगा। समय और प्रयास का मौद्रिक मूल्य है। उसने जो कौशल दिखाया, उसने जो समय दिया, उन्होंने जो प्रयास किया, इसका उसको मूल्य मिलेगा इस कुर्सी के माध्यम से, जो उन्हें उस कुर्सी को बनाने में लगा था। राजेश ने लकड़ी से फर्नीचर बनाकर लकड़ी का मूल्य संवर्धन किया, और राजेश जो है वो लकड़ी से फर्नीचर जो बनाया, तो इसलिए उसका मूल्य संवर्धन किया, उस लकड़ी का मूल्य संवर्धन किया। इसलिए वो 600 रुपये में लकड़ी जो खरीदा था उसको जो कुर्सी बनाया, इसका मतलब है कि उस लकड़ी का मूल्य संवर्धन हुआ। इसे ही मूल्य संवर्धन कहते हैं। लकड़ी खरीदने से लेकर कुर्सी के बेचने तक गतिविधियों में भुगतान सम्मिलित है, और लकड़ी खरीदने से लेकर कुर्सी बेचने तक की गतिविधियों में भुगतान सम्मिलित है, और लकड़ी खरीदने से बेचने तक की जितने भी गतिविधि हैं उसमें भुगतान सम्मिलित है। इसलिए यह सब आर्थिक गतिविधियों के भाग हैं, और इसीलिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो आर्थिक गतिविधि कहलाते हैं।
क्योंकि उसमें भुगतान सम्मिलित है, यानी कि पैसों की लेन देन सम्मिलित है, शामिल है। अब देखते हैं गैर आर्थिक गतिविधियों का महत्व क्या है। गैर आर्थिक गतिविधियों का महत्व, गैर आर्थिक गतिविधियों में धनराशि सम्मिलित नहीं होती है, फिर भी इनसे उत्पन्न मूल्य हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। गैर आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं उसमें राशि सम्मिलित नहीं होती, उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई वेतन, कोई पैसे की बात नहीं होती, लेकिन इसमें जो मूल्य उत्पन्न होता है वो हमारे जीवन में महत्व रखता है। सेवा क्या है? हमें मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरजाघरों आदि अनेक स्थानों पर सेवा कार्य देखने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए गुरुद्वारे में दर्शन हेतु आने वाले सभी श्रद्धालुओं को लंगर या सामुदायिक रसोई में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इन सेवा कार्यों से हमें संतुष्टि और कृतज्ञता की अनुभूति होती है, और ये सेवा कार्य निस्वार्थ भाव से समाज में योगदान देते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और जितने भी गिरजाघर वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारे स्थानों में ऐसा कार्य देखने को मिलता है जहाँ पे कुछ श्रद्धालु जो होते हैं उसको लंगर या सामुदायिक रसोई में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। श्रद्धालुओं को किसी लंगर या सामुदायिक रसोई घर होता है जिसमें उसे निःशुल्क भोजन कराया जाता है, और ये सेवा का भाव है। इसमें लोगों को ये काम करने से, सेवा करने से लोगों को संतुष्टि और कृतज्ञता की अनुभूति होती है, का अनुभव होता है, और ये काम समाज के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाता है। यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है। अब देखते हैं सामुदायिक सहभागिता का महत्व। सामुदायिक सहभागिता, स्वच्छ भारत अभियान अपने आसपास सफाई रखने के लिए सभी भारतीय नागरिकों द्वारा सामूहिक प्रयासों पर आधारित है। हम लोग अपने घरों और आसपास के स्थानों को साफ रखते हैं। लोग मिलजुल कर गलियों, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों या सामुदायिक क्षेत्रों को भी साफ रखते हैं। इन सामूहिक क्षेत्रों को भी साफ रखते हैं। इन सामूहिक प्रयासों से घर, आसपास के क्षेत्र, समाज और राष्ट्र स्वच्छ रहता है। सामुदायिक सहभागिता एक और उदाहरण भारत में वृक्षों के महत्व और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन है। इस प्रकार से वृक्षारोपण अभियानों के लिए समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया जाता है। सामुदायिक सहभागिता ये है जिसमें समाज के सभी लोग एक साथ मिलकर कोई भी समाज के कार्यों में अपना हाथ बढ़ाते हैं। जैसे कि कोई सामुदायिक, कोई भी सार्वजनिक जगह हो, स्थल हो जहाँ पे गंदगी हो, या सड़क हो, पार्क हो, सार्वजनिक कोई भी स्थान हो, उसे सब मिलकर साफ सफाई करते हैं, और इसे ही सामूहिक सहभागिता कहते हैं। सामूहिक सहभागिता का एक और उदाहरण यहाँ पे दिया गया हो, जैसे वृक्षों के महत्व और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता। वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाया जाता है जिसमें वन महोत्सव का आयोजन होता है, और उस वन महोत्सव में समाज के सभी लोग मिलजुल कर पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। सामूहिक सहभागिता वो है जिसमें समाज के सभी लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं समाज के लिए, और समाज के कार्यों में सहभागिता निभाते हैं, उसे ही सामूहिक सहभागिता कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले सार बिंदु दिया गया, आइए देखते हैं। इस अध्याय में हमने आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में सीखा। हमने आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न मूल्य संवर्धन के बारे में भी सीखा। तीसरा, हमने समझा कि गैर आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार सामाजिक कल्याण एवं निजी कल्याण में योगदान देती हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। और इसी सार बिंदु के साथ आज का चैप्टर समाप्त किया जाता है। कल मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।